हेलो दोस्तों। आई होप कि आप अच्छे होंगे। क्या आप सभी चाहते हैं कि परीक्षा में अच्छा रैंक हो, लेकिन साइंस सेक्शन में अटक जाते हैं या समझ नहीं आता क्या पढ़े? तो ये वीडियो आपके लिए एग्जाम में सफलता की कुंजी साबित होने वाली है। आज के सेक्शन में हम साइंस का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ, जो एक क्वेश्चन पूरा एक टॉपिक को आसानी से क्लियर कर देगा। अपनी कॉपी पेन लेकर के हमारे साथ तैयार हो जाए। उम्मीद करते हैं कि जितना हम कराएंगे उसको अगर कर लेते हैं तो साइंस का डर आपके इस वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले इस बार जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देंगे मैट्रिक का, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। उसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी हो, एसएससी एमटीएस हो, रेलवे ग्रुप डी हो, कांस्टेबल का हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी सीरियल 4 हो, ऑफिस अटेंडेंस हो, जिस भी एग्ज़ाम में साइंस सेक्शन से पूछा जाता हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर एक पीरियोडिक टेबल्स ऑफ एलिमेंट्स का दे रखा है, जो आपको गौर से देखना है। पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। तो यहाँ पर पूछे कितने यहाँ पर आवर्त हैं, तो 18 आवर्त हैं, 18 है यहाँ। उसके बाद देखेंगे 7 है। उसके बाद देखेंगे मैग्नीशियम कितना है, एटॉमिक नंबर 12 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है, 24.306 है। और ये मैग्नीशियम किस आवर्त में आता है, मैग्नीशियम किस में आता है, मैग्नीशियम आता है आपका सेकंड वाले में, सेकंड वाले में आता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आवर्त सारणी आप देखिए, क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह में आता है। तो अभी बताएं किस समूह में है, सेकंड समूह में आता है, सेकंड समूह में आता है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या बताया, 12 है। यह एक चांदी जैसी सफ़ेद और बहुत हल्की धातु होता है। एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। एटॉमिक नंबर हो गया 12। ये कैसा बोले, सफ़ेद है, चांदी की तरह। चांदी की तरह क्या है, सफ़ेद है। बहुत ही हल्की धातु है, बहुत हल्की धातु। अगर कहें सबसे हल्की धातु कौन सी है तो वो मैग्नीशियम है। यह पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु है। हमारे शरीर में हड्डियों को स्वस्थ रखने में और ऊर्जा उत्पादन में भी काम आता है। हमारे अगला क्वेश्चन है, 2 में आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। अभी बताएं कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। 12 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 7 हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रत्येक आवर्त उस आवर्त के तत्वों में मौजूद इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या को दिखाता है। जितने भी आवर्त हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसकी कोषों की संख्या कितनी है उसको दिखाने का काम करता है। आधुनिक आवर्त सारणी जो अब पीरियोडिक टेबल हम दिखाएं आपको, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी के मुख्य घटक में अगर हम बात करें, मुख्य घटक में हो जाएगा आपका, मुख्य घटक में एक हो जाएगा आपका आवर्त, एक हो जाएगा आवर्त। आवर्त को ही हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक बोलते हैं, जो 7 है। एक होता है समूह या वर्ग कहते हैं, वर्ग, जिसको हम ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप हो गया, ग्रुप कितना है, 18 ग्रुप है, जो हम यहाँ पर बताए थे कि 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप के बारे में बताए थे कि यहाँ पे 18 ग्रुप है, उसके बाद 7 है। तो यहाँ पर क्या बताया कि आंसर इसका 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें निम्नलिखित में कौन जल संचय की प्राचीन विधि नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर कट्टा भी है, कुल्ला भी है, डगबेल भी है, लेकिन इरिश नहीं है। कट्टा, कुल्ला और डग, ये प्राचीन समय में खोदे गए जो कुएं होते थे उसका नाम रखा गया था, या वो विधि कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इरिश की अगर हम बात करें तो इरिश नाम है, जल संचय विधि नहीं है। इरिश शब्द आयरलैंड देश के लोगों की भाषा है या संस्कृति कहे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल है 4 में, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है। टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत में आता है, जिसमें बिजली उत्पादन करना भी आता है, भूमि सिंचाई भी आता है, जल आपूर्ति भी आता है। अगर टिहरी बांध की बात करें तो इसका निर्माण बिजली उत्पादन के लिए खासतौर से किया गया था, जिसमें 8 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व दिल्ली को जल आपूर्ति के लिए बनाया गया था खासतौर से। अगला प्रश्न हमारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी हो जाएगा, बिजली भी है, भूमि सिंचाई भी है, जल आपूर्ति भी है, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। पुनः उपयोग है, पुनः चक्रण है, कमी है, इनमें से सभी है। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। इसमें एक बात याद रखिए, 3R, 3R, एक आर हो गया आपका, एक आर का मतलब होता है रेडियूस, रेडियूस इसको हम बोलते हैं, जो यहाँ पर कमी है इसको ये रेडियूस होता है। यहाँ पर जो दोबारा उपयोग है, ये दोबारा जो उपयोग है ये पुनः उपयोग, इसी को दूसरा आर बोलते हैं, यानी इसको रीयूज कहते हैं। इसको रिड्यूस कहा, इसको रीयूज कहा, और इसको कहते हैं रिसाइकल, इसको बोलते हैं रिसाइकल, रिसाइकल। तो 3 आर याद रखना है। एक आर हो गया आपका रिड्यूस, जिसको कमी बोलते हैं, एक हो गया रीयूज दोबारा उपयोग, एक हो गया रिसाइकल पुनर्चक्रण। इन तीनों से भारत में जो कचरे इतना ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक वगैरह या फिर बहुत सारे तरह के जो कचरे हैं उत्पन्न होते हैं, उनमें कमी, खासतौर से कमी करने के लिए ये 3R का इस्तेमाल किया गया था, उपयोग किया गया था भारत में कचरों का निपटारण के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन है, निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है। कोयला, वन, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। नवीकरणीय संसाधन कहा गया है, नवीकरणीय संसाधन जो है
ऐसा संसाधन होता है जिसे पुनः प्राप्त किया जाए, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इनमें से कोयला पुनः प्राप्त योग्य नहीं है, पेट्रोलियम पुनः प्राप्त योग्य नहीं है, वन पुनः प्राप्त योग्य है। वन के अलावा अगर हम बात करें जो नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत में आता है, सौर ऊर्जा भी है, जल विद्युत है, जैव ऊर्जा है, और भूतापीय ऊर्जा है, और जवारीय ऊर्जा है। लिखने के अलावा जितनी भी चीज़ हम पॉइंट बोल रहे हैं उसको बीच बीच में कॉपी पर आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कभी भी एग्जाम में ज़्यादातर उदाहरण पूछा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, जल विद्युत, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जवारीय ऊर्जा, और एक यहाँ पर दे रखा है वन। ये सारे हो जाएगा। ये इसकी बात करें कोयला और पेट्रोलियम का, तो ये अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय में कोयला हो, पेट्रोलियम हो, जीवाश्म ईंधन हो, ये सारे अनवीकरणीय है। और अनवीकरणीय कहिए चाहे गैर नवीकरणीय कहिए। अगला प्रश्न हमारा है, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। बी में है 7 में, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का घटक है? बायोगैस का घटक की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ हद तक कह सकते हैं, जलवाष्प है, और उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये नहीं हो सकता, जलवाष्प नहीं हो सकता। इसका सही आंसर जो होगा सटीक होगा मीथेन होगा, मीथेन गैस। बायोगैस यहाँ जो हम पढ़े हैं बायोगैस, बायोगैस का घटक जो खासतौर से मीथेन होता है, जिसको CH4 बोलते हैं, इसका सूत्र होता है CH4। कार्बन डाइऑक्साइड इस ये 35 से 40% करीब करीब होता है, और ज़्यादा मात्रा में ये होता है, इसलिए इसका सही। अगर ये मीथेन नहीं होता तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर मीथेन ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए मीथेन इसका सही आंसर होगा। उपयोग अगर हम बात करें, जो बायोगैस उसका उपयोग करते हैं, खाना पकाने का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, बिजली उत्पादन में उपयोग करते हैं, वाहन ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, बायो खाद बनाने में उपयोग करते हैं। मीथेन के जो प्राकृतिक स्रोत है, मीथेन का प्राकृतिक स्रोत है आर्द्र भूमि से, दीमक से, कृषि से, जीवाश्म ईंधन से। मीथेन के प्राकृतिक स्रोत पूछा जाता है कि आर्द्र भूमि है, दीमक है, कृषि है और जीवाश्म ईंधन है, ये सारे मुख्य स्रोत है मीथेन के। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर का। अगला प्रश्न है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है? पेप्टिक अल्सर हो सकता है सामान्य भोजन? नहीं। लंबे समय तक भूखे रहने से? ये हो सकता है। कम भोजन खाने से? नहीं, ये नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा लंबे समय तक भूखे रहने से। पेप्टिक अल्सर जो होता है ये मुख्य रूप से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया होता है, इस संक्रमण से होता है, और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के लंबे समय तक उपयोग के कारण होता है। लंबे समय तक भूखे रहने से पेट के जो एसिड होता है, एसिडिटी वो कम जाता है, जिसके स्तर को प्रभावित करता है, और ये पेप्टिक अल्सर हो जाता है। इसका सही आंसर होगा, अगर वहाँ पे लंबे समय तक भूखे रहने का कारण अगर नहीं देता तो यहाँ पर देता हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, और नॉन स्टाइल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं के लंबे समय तक उपयोग के कारण होता है। मुख्य कारण तो वो है, लेकिन यहाँ पर है लंबे समय तक भूखे रहने के कारण पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अगला प्रश्न है, किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाशपुंज, किरणपुंज, ये भी दोनों। तो यहाँ पर दोनों ही शब्द सेम है, प्रकाशपुंज है और किरणपुंज है। दोनों या कह के लिखते हैं या और कह के लिखते हैं, तो इनमें से दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पर हम प्रकाशपुंज की बात करें या किरणपुंज की बात करें, तो ये ऊर्जा के फोटोन से बनी होती है। याद रखेंगे, ये पूछा जाता है प्रकाशपुंज या किरणपुंज किससे बनी होती है, तो ये ऊर्जा के फोटोन से बनी होती है और सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, और प्रकाशपुंज जो होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। एक समांतर प्रकाशपुंज होते हैं, एक समांतर प्रकाशपुंज होते हैं, एक होता है अभिसारी अपसारी, एक होता है अभिसारी अपसारी किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। अगर यहाँ पर समांतर किरणपुंज की बात करें तो सूर्य का जो प्रकाश होगा, सूर्य इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर अपसारी के एग्जाम्पल की बात करें, ये टॉर्च हो गया, और कार का जो हेडलाइट होता है वो, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अभिसारी किरणपुंज में उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, ये दोनों किसका उदाहरण है? ये दोनों अभिसारी लेंस का उदाहरण। अपसारी का टॉर्च और कार के हेडलाइट हो गया, कार हो बस हो इसके हेडलाइट में। समांतर किरणपुंज का बताएं वो सूर्य हो गया। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश के तो बहुत सारे गुण हैं, तिरछी गमन करती है? नहीं। किसी भी दिशा में? नहीं, ये सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश के अगर गुणों की हम बात करें तो प्रकाश निर्वात में सबसे तेज गति से चलती है। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें, 3 × 0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और वायु में अगर इसकी बात करें, वायु में और निर्वात में दोनों में थोड़ी सी की अंतर है, इसलिए इसको कह सकते हैं 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड वायु में भी और निर्वात में भी होता है। और उसके बाद जल में बात करें तो 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और कांच में बात करें तो 2.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हीरा में 1.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो वायु, जल, कांच, हीरा और निर्वात, ये 3-4 पॉइंट है जिसे हर एग्जाम में लगभग में पूछा जाता है, इसलिए इस बात को याद रखेंगे। और बात करें माध्यम की, तो प्रकाश की कोई माध्यम नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं प्रकाश को, ये परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन के ऊपर काम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 11 में, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है?
अपसारी है, अभिसारी है, अभिसारी तथा अपसारी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे अवतल दर्पण किस प्रकार है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है, तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। ये कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो इसको अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो जिसका परावर्तन अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसका परावर्तन सतह क्या होता है, मुड़ी हुई होती है। परावर्तन सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, परावर्तन सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, जैसे खोखले गोले का भीतरी भाग होता है। और अगर गुण की बात करें, इसके गुण का बात करें तो गुण में क्या हो जाएगा, यह वास्तविक आभासी दोनों होता है। ये उल्टे और सीधे दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं, वास्तविक आभासी, आभासी ये दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। और ये उल्टी और सीधी, उल्टी और सीधी, उल्टी और सीधी, उल्टी और सीधी, उल्टी और सीधी दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। ये वस्तु से छोटे, बराबर या बड़े प्रतिबिंब दिखाते हैं। आगे भी प्रश्न है, याद रखेंगे, वस्तु से छोटे, बराबर और बड़े प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में ही बनते हैं। अवतल दर्पण में ही वास्तविक, आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में ही उल्टी और सीधी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कार की हेडलाइट में निम्न में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि अवतल दर्पण नहीं, समतल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका अवतल दर्पण सही होगा, अवतल दर्पण सही होगा। कार के हेडलाइट की बात करें तो अवतल दर्पण सही होगा। जब हम इसके उपयोग की बात करते हैं, ये सीधा सीधा उपयोग पूछा है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग की अगर हम बात करें, 4-5 उपयोग मस्ट है जिसको याद रखना आपको। एक सेविंग हो गया, या मेकअप दर्पण में हो गया, टॉर्च, वाहन, हेडलाइट, दंत चिकित्सक, दूरबीन, सौरभट्टी। फिर से सेविंग, मेकअप दर्पण के रूप में, टॉर्च के रूप में, वाहन के हेडलाइट के रूप में, दंत चिकित्सक के रूप में, दूरबीन के रूप में, सौरभट्टी के रूप में। इसकी जो फॉक्स दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फॉक्स दूरी धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की जो फॉक्स दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, अवतल दर्पण की फॉक्स दूरी होती है, अभी बताएं अवतल दर्पण की फॉक्स दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फॉक्स दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फॉक्स दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फॉक्स दूरी धनात्मक, उत्तल दर्पण की फॉक्स दूरी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अभी बताएं कि वस्तु से छोटे, बराबर और या बड़े प्रतिबिंब बनता है किसमें, अवतल दर्पण में। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया, किस दर्पण में वस्तु से छोटा और प्रतिबिंब बनता है। तो ये दर्पण हमेशा, जो उत्तल दर्पण, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ये दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण से छोटा, हमेशा, हमेशा दर्पण से छोटा, छोटा, सीधा, सीधा और आभासी, और आभासी, आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। फिर से, ये दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण एक प्रकार का गोलीय दर्पण ही है जिसकी परावर्तन सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। उत्तल दर्पण की परावर्तन सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है, लेकिन अवतल दर्पण में क्या है, जिसका परावर्तन सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, याद रखेंगे। इसे अपसारी या डाइवर्जिंग कहते हैं, इसको कहते हैं जो अवतल दर्पण है उसको कन्वर्जिंग कहते हैं। अगर उपयोग की इसकी बात करें हम, उपयोग में, उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ट्रक है, ट्रक हो गया, बस हो गया, बस है, कार है, कार है। इन सब के जो साइड मिरर शीशा होते हैं उसके रूप में उपयोग किया जाता है, जो पीछे की तरफ देखने के लिए। सुरक्षा दर्पण के रूप में जो कैमरा वगैरह होता है उसमें, स्ट्रीट लाइट होता है जो रोड साइड में लगा रहता है, स्ट्रीट लाइट, उसमें उपयोग होता है। ट्रक, बस, कार के साइड मिरर के रूप में, सुरक्षा दर्पण के रूप में, स्ट्रीट लाइट के रूप में। अगला प्रश्न हमारा है, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। अब यहाँ देखिए, वायु है निर्वात में तो सबसे अधिक होती है, लेकिन यहाँ पूछा किसका है, वायु का, इससे ये कम होगा, प्रकाश कम होगा। तो वायु में अगर यहाँ पर 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की बात करें तो ये दोनों का होता है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, लेकिन निर्वात में थोड़ा सा ज़्यादा होता है वायु की अपेक्षा, इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, कम वाला हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, अभी हम बताए थे कि वायु की अगर बात करें तो वायु में कितना बोले, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद अगर हम जल की बात करें तो जल में जो होता है प्रकाश की चाल वो होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच की बात करें तो कांच में होता है 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम बात करें हीरा में, हीरा का जो प्रकाश की चाल होता है हीरा में, ये 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हीरा में सबसे कम होता है, निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। ये
अपवर्तन के कारण होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। जो तारे होते हैं और यहाँ पर जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी वाली भाग है, यहाँ से जब इस तारे को हम देखते हैं तो बीच में वायु होता है, बीच में वायु होता है। जो वायु कभी कम या कभी ज़्यादा होता है, दूर होने की वजह से ये चमकता है और छोटे छोटे दिखाई देता है, कभी छिप जाता है, कभी दिखता है, हाइड एंड सीक वाले काम करते रहता है। इसलिए वायु के कारण यानी कि प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाता हुआ नजर आता है। अगला 17 का है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 17 है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। अब यहाँ देखिए, विविधता नहीं, अंकुरन, अंकुरन तो पौधे में होता है, इनमें से कोई नहीं। विविधता तो हो गया जानवरों में जो विविधता पाई जाती है जंगलों में, तो वो हो गया, क्या कहलाएगा ये, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है, लड़कों में परिवर्तन अलग होता है, लड़का में परिवर्तन अलग होता है, लड़कियों में परिवर्तन अलग होता है। लड़कों में जो परिवर्तन होता है किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तन और यौन परिवर्तन के, वो ही हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। लड़का में परिवर्तन होता है आवाज़ का मोटा होना, दाढ़ी का निकलना, मुंह छाना, कद और वजन में वृद्धि होना, यौन अंगों का विकास होना। उसके बाद अगर लड़कियों की बात करें, लड़की में परिवर्तन, किशोरावस्था में जो परिवर्तन होता है, ये स्तनों का विकास होना, स्तनों का विकास होना, कुल्हा चौड़े होना, मासिक धर्म, मुँह हाथ से निकलना आदि ये परिवर्तन है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। हो सकता है सब्जेक्टिव भी पूछ सके। अगला प्रश्न है हमारा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट कीजिएगा ताकि और भी वीडियो मुझे पुश मिले और भी वीडियो बनाएं। और इसी तरह से एक्सप्लेनेशन करना है या शॉर्ट में निकालना है वो भी कमेंट में आप जरूर लिखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भेजें ताकि उसका भी कुछ भला हो, उसे लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। निम्नलिखित में, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? डायफ्राम है, कंडोम है, कोपर्टी है एवं लूप है, इनमें से सभी है। अब यहाँ देखेंगे कि परिवार नियोजन, प्रचार वगैरह में भी आता है परिवार नियोजन, तो डायफ्राम का भी इस्तेमाल होता है, उसके बाद कंडोम भी होता है, कोपर्टी लूप भी होता है, इनमें से सभी इसका सही होता है। परिवार नियोजन का मतलब है कि फैमिली प्लानिंग, जब न्यू मैरिज होता है तो फैमिली प्लानिंग होता है, तो उसमें हम डायफ्राम का यूज़ कर सकते हैं, कंडोम है, उसके बाद कोपर्टी है, इन सब को यूज़ करके बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। जो एक हो, दो हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, तो इसलिए हम इन सारे चीज़ों का जो है मेडिकल रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं, डायफ्राम का, कंडोम का, कोपर्टी का, और उसके बाद इसका आंसर सही हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एटाविज्म का अर्थ है। एटाविज्म, यहाँ पर देखिए इन शब्दों को, एटाविज्म, संतति में उनके गुणों का आना, संतति में उनके गुणों का नहीं आना, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो उनको में नहीं है, इनमें से सभी सही है। ये क्या हो जाएगा, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना। एटाविज्म में दूर के पूर्वजों के जेनेटिक्स से जो गुण होते हैं वो लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जबकि यह गुण तत्काल जो माता पिता हैं उसमें मौजूद नहीं होते। ये एटाविज्म है, जो गुण हमारे माता पिता में नहीं है, हमारे पूर्वजों में पाया जाता था, वो गुण हमारे अंदर में आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं एटाविज्म। इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी जीव की जीनी संरचना बताइए, कहलाती है फेटोटाइप है, जीनोटाइप है, विविधता है या अनुवांशिकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जीनोटाइप्स। जीनी संरचना है जीनोटाइप, जीनी संरचना है जीनोटाइप। जीनोटाइप यह एक अनुवांशिक लक्षण है, इसमें जीनों का विशिष्ट संयोजन है, यह पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया करके परिणाम लाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जीनोटाइप हो जाएगा। आज के वीडियो में बस 20 क्वेश्चन का ही डिस्कशन किए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लास्ट में कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में 20 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन को हम करेंगे। आप एग्जाम तक बने रहें, बहुत वीवीआई क्वेश्चन और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ हम आप इस तरह से समझाते चलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग।